चलिए, होप आप लोगों का फर्स्ट जो होल्डिंग कंपनी में वो क्लास आपको क्लियर है। होल्डिंग कंपनी में हम लोगों ने क्या सीखा था, एक कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी था। जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में आपको क्या करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में आपको बिजनेस कंट्रोल करना है तो अमालगमेशन ऑब्जर्वेशन एक तो वे था। दूसरा वे आपके लिए क्या था, दूसरा वे आपके लिए था शेयर एक्वायर करना। तो शेयर एक्वायर करते हो तो आप लोग ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं। जो बंदा शेयर एक्वायर करता है उसका नाम है पेरेंट और होल्डिंग, जिसका शेयर एक्वायर करता है तो उसका नाम हो जाता है सब्सिडियरी। तो पेरेंट्स और सब्सिडियरी का रिलेशन एक साथ को बोलता है फैमिली ग्रुप। 129 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट वो प्रोविजन में बोलता है जी कंपनी जिसके पास एटलीस्ट वन सब्सिडियरी है उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों के पास 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। हम लोग सिर्फ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को ही करेंगे, बाकी किसी को हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो कंसोलिडेशन का प्रोसीजर कहाँ पर लिखा है, AS 21 में कंसोलिडेशन बोल के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वहां पर लिखा है। वो इंडियस नहीं है, इंडियन स्टैंडर्ड है। तो वहां पर जो प्रोसेस लिखा है उसमें 4 ने लिखा था। फर्स्ट वन था लाइन बाय लाइन एडिशन, सेकंड बताया गया था लाइन बाय लाइन एडिशन में एसेट अदर देन इन्वेस्टमेंट एंड लायबिलिटी आप लाइन बाय लाइन ऐड करेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। नंबर 2 में बोला गया था जो इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट को आप इंटर कंपनी जो इक्विटी में प्रोपोर्शनेट इक्विटी में आपने इन्वेस्ट किया था एलिमिनेट करना पड़ेगा। मतलब एच लिमिटेड जितना पैसा का इन्वेस्टमेंट किया है उससे इन्वेस्टमेंट करने से वो जितना अमाउंट का एसेट उसने एक्वायर किया, कैसे एक्वायर किया है, राइट एस लिमिटेड में उसने जो राइट एक्वायर किया उस राइट का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। उस राइट में उसका जो शेयर है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके साथ उसका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का कंपेयर करना पड़ेगा। ये 3 काउंट करना पड़ेगा। क्या, जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका वैल्यू कितना है, उस वैल्यू में उसने कितना एक्वायर किया है वो वैल्यू का परसेंटेज निकाल के प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकालना पड़ेगा, दैट इज प्रोपोर्शनेट इक्विटी जो टर्म यूज करते थे। उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा किसका, जितना इन्वेस्टमेंट किया। ये जो वैल्यूएशन हम निकालेंगे कौन सा डेट में, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। फाइन, इससे गुडविल भी आ सकता है, कैपिटल रिजर्व भी आ सकता है। इसके बाद हम लोग सीधा बात करेंगे कहां पर, हम लोगों ने नंबर 3 पॉइंट बोला था नेसेसरी नहीं है पेरेंट्स होल्डिंग कंपनी पूरा शेयर को एक्वायर करेगा, वो सिर्फ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लेगा 51% और उससे ज्यादा, कभी कभी 90 भी होता है, लेकिन जो बचा रहता है 10%, 20%, 30% जिसके पास कंट्रोलिंग पावर नहीं है लेकिन तब भी तो शेयर होल्डर है, उसको माना जाएगा माइनॉरिटी। ये माइनॉरिटी लोगों के क्या राइट होता है, वो सब्सिडियरी कंपनी का जो रेसिड्यू राइट है उसका वैल्यूएशन का जो रेसिड्यू राइट है वो होल्ड करता है। ये वैल्यूएशन कौन सा डेट में होगा सर, ये वैल्यूएशन होगा जिस दिन कंसोलिडेशन स्टेटमेंट हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं उस दिन। ठीक है। 4 नंबर मैंने बोला था इंटरग्रुप ट्रांजैक्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लॉस को एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसके ऊपर चर्चा हम लोगों ने नहीं किया, ग्रेजुअली जब प्रॉब्लम मूव करेगा हम लोग करेंगे। मैंने आप लोगों को बता के ही रखा था आज का क्लास में मैं एक कंसोलिडेशन का प्रॉब्लम आपके सामने सॉल्व करूंगा, जो प्रॉब्लम आपका शीट में ऑलरेडी मौजूद है। आप पहले जो काम करेंगे वो प्रॉब्लम को आपका खाता में कॉपी करेंगे, उसके बाद ये सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, होप आपने कॉपी कर लिया, उसके बाद हम लोग ये सोल्यूशन देखना चाहेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन क्लास 2, ओके, क्लास 2 होल्डिंग कंपनी। पहला क्लास 1 हो गया था। चलिए, क्वेश्चन 1, एच लिमिटेड एस लिमिटेड का एक बैलेंस शीट छोटा दे दिया है, वेरी स्मॉल, और जहां पर एसेट लायबिलिटी का पूरा
टोटल करके आपको सब दे दिया है, बोल दिया है बैलेंस शीट है 31/3/2020 और जो इन्वेस्टमेंट किया है किसने, एस लिमिटेड ने 1,50,000 रुपीज। ये 1,50,000 रुपीज क्यों लगा, 70% वो क्या कर रहा है, होल्ड करना चाहता है एस लिमिटेड का वैल्यू के ऊपर। मतलब एस लिमिटेड का जो इक्विटी है, नेट एसेट है, उसका 70% वो होल्ड करना चाहता है। प्रोबेबली उसका शेयर का भी 70% उसने एक्वायर करके रखा होगा। तो ये बोल दिया है। बैलेंस शीट का डेट भी 31/3/2020 है, मतलब कंसोलिडेशन का डेट भी 31/3/2020 है और डेट ऑफ एक्विजिशन भी 31/3/20 है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉब्लम तो इजी हो गया। यस, तो देखते हैं कौन सा स्टेप से हम फॉलो करते हैं। स्टेप 1, हर प्रॉब्लम हम इसी तरीके से करेंगे। डेट ऑफ एक्विजिशन कब, डेट ऑफ एक्विजिशन है 31/3/2020। डेट ऑफ कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का डेट ऑफ कंसोलिडेशन 31/3/2020। तो ये फर्स्ट आपने आइडेंटिफाई कर लिया कब आपने एक्वायर किया है और कौन सा डेट में आपको कंसोलिडेशन का काम करना है। मतलब दोनों ही सेम डेट है तो झमेला को कम ही होगा। स्टेप 2, शेयर ऑफ एच लिमिटेड। एच लिमिटेड ने कितना शेयर लिया है, देखिए क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दिया है 70% ऑफ द शेयर्स। वेरी गुड, 70% शेयर्स इन एस लिमिटेड। मुझे बताइए अगर एस लिमिटेड में 70% होल्डिंग एच का होता है तो बाकी 30% किसका होगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 30% शेयर्स इन एस लिमिटेड। क्लियर। तो फर्स्ट स्टेप 1 स्टेप 2 आपका हो गया। अब स्टेप 3 क्या, मैंने क्या सिखाया था सर, लाइन बाय लाइन एडिशन तो करेंगे ही, उसके पहले कुछ वर्किंग्स, एलिमिनेशन, गुडविल, कैपिटल रिजर्व, ये सब को पहले निकाल के रखते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। इक्विटी of S Limited on the date of acquisition. Equity of on the date of acquisition क्या है सर, ये तो दोनों ही डेट ही सेम ही है तो आराम से हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल एस लिमिटेड का कितना सर, 2 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस, यहां पर रिजर्व सरप्लस में एक ही आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस। कितना प्रॉफिट एंड लॉस, 50,000। 50 ना, हाँ 50। तो इक्विटी का वैल्यू कितना हुआ, 2,50,000। डन। स्टेप 4, नेट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। आपने जो कंट्रोलिंग का काम किया है उसका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड बाय एच लिमिटेड। कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, 1,50,000 लेस
एच लिमिटेड ने तो खर्चा किया 1,50,000, उससे एच लिमिटेड का कितना एसेट के ऊपर उसका अधिकार एस्टैब्लिश्ड हुआ, लेस प्रोपोर्शनेट शेयर इन इक्विटी ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, जिसको इंग्लिश में हम लोग यहां पर इसके बाद लिखेंगे प्री एक्विजिशन इक्विटी। कितना? 70% ऑफ 2,50,000। तो 2,50,000 इंटू 70%, 1,75,000। वेरी गुड। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 1,50,000 खर्चा किया, उससे आपका क्या हुआ, जहां पर इन्वेस्टमेंट किया उस इन्वेस्टमेंट कंपनी में आपका अधिकार एस्टैब्लिश हुआ 1,75,000। मतलब उस कंपनी में जो एसेट्स है उस एसेट में आपका अधिकार है, टोटल एसेट 2 लाख, नेट एसेट 2,50,000 में आपका अधिकार है 1,75,000। तो 1,75,000 अधिकार के लिए आपने 1,50,000 इन्वेस्ट किया है, तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो बहुत अच्छा काम का नाम है कैपिटल रिजर्व। तो जो बोला गया था इन्वेस्टमेंट एंड प्रोपोर्शनेट इक्विटी को एलिमिनेट करो, मैंने कर दिया। अब स्टेप 5, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यहां पर डेट ऑफ एक्विजिशन और ये सेम ही है, तो हम लोग सिर्फ ये नहीं देखेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन, डेट ऑफ जब ये कंसोलिडेशन का काम होगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन क्या है? शेयर इन इक्विटी शेयर कैपिटल। माइनॉरिटी का इक्विटी शेयर कैपिटल, टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल था 2 लाख, उसमें माइनॉरिटी का शेयर है 30%, ऊपर में देखिए तो 60,000। शेयर इन पीएल, रिजर्व और पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस 50,000 इंटू 30%। बहुत सारा स्टूडेंट चिल्ला के बोलेगा सर इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, आप डायरेक्टली 2,50,000 के ऊपर 30% करें तब भी आएगा। एग्जैक्टली राइट, एकदम ठीक बोले आप लोगों ने, वहां से भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। स्टेप ये इजी है, तो आपको मैंने बोला था ना, स्टेप 6 consolidated प्रॉफिट एंड लॉस। होल्डिंग कंपनी जो सब्सिडियरी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो नेचुरली उसका प्रॉफिट के ऊपर उसका अधिकार जन्म होता है, लेकिन कौन सा प्रॉफिट? जिस डेट में एक्वायर किया उसके बाद वाला प्रॉफिट। तो यहां पर फिर से बोल रहा हूं, होल्डिंग कंपनी जो सब्सिडियरी कंपनी का एसेट में परचेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, उसका एक ऑब्जेक्टिव तो कंट्रोल छोड़ के ये भी होता है, वो क्या करे? प्रॉफिट करे। तो कौन सा प्रॉफिट के बारे में वो बोल रहा है? डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले जो प्रॉफिट है ना, डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद में वाला जो प्रॉफिट, अधिकार उसका सब में ही है, लेकिन डेट ऑफ एक्विजिशन का बाद में जो उसका प्रॉफिट कंपनी एस लिमिटेड जनरेट करेगा, वो उसमें जो एच लिमिटेड का शेयर होगा। क्यों नहीं होगा? एच लिमिटेड तो उसका शेयर होल्डर है, तो बाकी शेयर होल्डर को अगर उस प्रॉफिट में राइट अधिकार है तो उसको भी राइट अधिकार होगा। यस, तो ये प्रॉफिट उसका रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। तो ये रेवेन्यू प्रॉफिट कहां से मार्च करेंगे हम लोग? ये रेवेन्यू प्रॉफिट मार्च करेंगे एच लिमिटेड का खुद का पीएल के साथ। तो प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड
कितना? एच लिमिटेड का प्रॉफिट है पीएल बैलेंस 2 लाख प्लस शेयर ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट इन एस लिमिटेड नील. व्हाई? बिकॉज डेट ऑफ एक्विजिशन इक्वल टू डेट ऑफ कंसोलिडेशन. अगर दोनों ही एक दिन में होगा सर, रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट हुआ कैसे? जिस दिन एक्वायर किया उसी दिन का तो बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं आप. हाँ, 1 साल बाद होता है तो हाँ रेवेन्यू प्रॉफिट हो सकता है. राइट, 2 लाख. बस स्टेप खत्म, स्टोरी ओवर, कंसोलिडेशन ओवर. ये आपका वर्किंग्स था, आपने कर लिया. अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मतलब वही ऐड करना. consolidated बैलेंस शीट. यहां पर सेम डेट में है इसलिए प्रॉफिट का डिवीजन नहीं हुआ. जब अलग डेट होगा तो प्रॉफिट का डिवीजन होगा, 100% होगा. कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में पूरा फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहा हूं, सिर्फ शेयर होल्डर्स, फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल. किसका? एच का ना इसका ना, दोनों का कंबाइंड. सर इसका तो जो इक्विटी शेयर कैपिटल हो, यहां पर 70% एडजस्ट हो चुका है, यहां पर 30% चला गया है. मतलब एस लिमिटेड का प्रॉफिट एंड इक्विटी शेयर का मतलब रिजर्व सरप्लस एंड इक्विटी शेयर कैपिटल का कोई नामो निशान नहीं है. बिकॉज उस एस लिमिटेड का जो इक्विटी शेयर कैपिटल था, रिजर्व था, उसका 70% एडजस्ट हो गया इन्वेस्टमेंट को एलिमिनेट करने के लिए, और बाकी 30% चला गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट में. और अगर कुछ बचता भी है वो चला जाएगा कंसोलिडेटेड पीएल में. तो एस लिमिटेड का कुछ नहीं बचा है, उसका पूरा पार्ट तीनों जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, याद रखना. एक है इन्वेस्ट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए, एक होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए, और एक पार्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंसोलिडेटेड. तो यहां पर तो सिर्फ किसका बचा रहेगा? ओनली एच लिमिटेड का. कितना? 6 लाख. एस लिमिटेड तो खत्म. प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस. तो कंसोलिडेटेड में फिगर कितना है? 2 लाख. तो ये था इक्विटी. अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट. क्या माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑलरेडी करके रखा है? 75,000. नॉन करंट लायबिलिटीज, लोन एक है 3 लाख. अच्छा, एच का लोन है 3,50,000 और इसका लोन है 2,50,000. दोनों ऐड करके हो जाता है 6 लाख. सिमिलरली और तो कुछ है नहीं, बच गए एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट. सर एक चीज आपने मिस किया. व्हाट? आपने कैपिटल रिजर्व एक आइडेंटिफाई किया था. कहां पर? स्टेप 4 में देखिए तो एलिमिनेशन से क्या आ गया था मेरा? कैपिटल रिजर्व 25,000. हाँ, आपने लिखना भूल गए थे. 15 लाख. प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट में क्या बोल दिया है एच लिमिटेड का? 5 लाख 4 लाख. $9 लाख. इन्वेस्टमेंट नील. वाई सर?
एच का तो इन्वेस्टमेंट था, मैंने तो एलिमिनेट करके इक्विटी एडजस्ट करके देखिए कैपिटल रिजर्व मैंने लिख दिया था, तो ये तो डिलीट हो चुका था। अच्छा सॉरी, करंट एसेट्स, एक्चुअली ये था नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट में एच का शेयर कितना है, लाइन बाय लाइन एडिशन बोले थे मैंने 5 लाख, और इसका शेयर 1 लाख, टोटल कितना हुआ 6 लाख। डन। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब है सेम चीज, 1 2 3 4 5 स्टोरी हो गया, टैली भी हो गया बैलेंस शीट। देखिए यहां पर टोटल, यहां पर भी टोटल, दैट इज फॉर कंसोलिडेशन। और क्या है, हाँ जब मैटर डेट ऑफ एक्विजिशन ये सब अलग होगा, मिडिल ऑफ द ईयर होगा, उसको करने के लिए भी हम लोग तरीका निकालेंगे। एकदम इजी करके मैं आपके सामने एक प्लेट रखा, कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहना चाहिए आपको। क्लियर? तो स्टेप 1 हम कंसोलिडेशन के लिए क्या करेंगे, पहले डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ कंसोलिडेशन को आइडेंटिफाई करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। होल्डिंग एंड माइनॉरिटी का कितना शेयर है वो निकालिए, उसके बाद प्री एक्विजिशन इक्विटी कितना है वो निकालिएगा, कॉस्ट को एलिमिनेट करके देखेंगे कितना अल्टीमेट कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट करने से गुडविल कैपिटल रिजर्व कितना आता है वो आइडेंटिफाई करिए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करिए, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को आइडेंटिफाई कीजिए। करने के बाद फाइन आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। हाँ 31/3/2020 obviously in H Limited must be, H Limited का खुद का बैलेंस शीट है ही, उसके साथ उसको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी प्रेजेंट करना पड़ेगा। डन? देख लीजिए अच्छी तरह से, आपने पहले क्लास 2 में फर्स्ट आपने एक प्रॉब्लम किया, इसके बाद और एक प्रॉब्लम करूंगा जिसका डेट ऑफ एक्विजिशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है। उसके बाद हम लोग जो स्टेप में एग्जाम में करेंगे वो स्टेप फॉलो करेंगे। क्वेश्चन 1 के बाद सेम टाइप का हम लोग क्वेश्चन 2 करेंगे, जिस क्वेश्चन में स्पेशलिटी यही है, डेट ऑफ एक्विजिशन 1 साल पहले है और कंसोलिडेशन का काम 1 साल बाद है। तो स्टेप 1, डेट ऑफ एक्विजिशन 1/4/2019, डेट ऑफ कंसोलिडेशन DOC 31/3/2020। तो प्री एक्विजिशन का पीरियड क्या है, 1/4/2019 से पहले, और पोस्ट एक्विजिशन क्या है, 1/4/2019 से 31/3/2020 तक। स्टेप 2, शेयर ऑफ H Limited इन सब्सिडियरी S Limited 60%, 90%, 60%, शेयर ऑफ माइनॉरिटी 40%। स्टेप 3, यहां पर पहले इन्वेस्टमेंट को करने के लिए मुझे एक चीज देखना पड़ेगा, दैट इज प्रॉफिट को एलोकेट करना पड़ेगा। प्रॉफिट एनालिसिस ऑफ S Limited, दैट इज इक्वल टू रुपीज, कितना प्रॉफिट है S Limited का, S Limited का प्रॉफिट है 30,000। सोच के देखो ये 30,000 का बैलेंस आया कैसे,
जिस दिन एक्वायर किया था उस दिन उसका प्रॉफिट का परसेंटेज कितना था, प्रॉफिट का अमाउंट कितना था, डेट ऑफ एक्विजिशन में प्रॉफिट था 18,000, मतलब 1/4/2019 में उसका प्रॉफिट कितना है 18,000 एंड 31/3/2020 में उसका बैलेंस कितना है 30,000। मुझे ये बताइए तो ये ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट हुआ है, मतलब ये प्रॉफिट 18,000 एक्विजिशन से पहले हुआ था। सोच के देखो, ये डेट ऑफ एक्विजिशन में इतना प्रॉफिट था, उसके बाद प्रॉफिट का बैलेंस शो कर रहा है 30,000। सो ड्यूरिंग द ईयर में प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना 12,000। कैसे हुआ 30,000 माइनस 18,000। डन। बस ये प्रॉफिट का एलोकेशन जरूरी है बिकॉज मुझे प्री एक्विजिशन इक्विटी निकालना पड़ेगा। और यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो पहले प्रॉब्लम में डेट ऑफ एक्विजिशन और कंसोलिडेशन सेम डेट था, यहां पर दो अलग डेट है। देखो 1/4/2019 एंड 31/3/2020। इन ड्यूरिंग द पीरियड एक 12 महीना ऑलरेडी लैप्स। तो मुझे प्री एक्विजिशन इक्विटी मतलब बैक ईयर में देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टेप 4, प्री एक्विजिशन इक्विटी ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड में डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले कितना इक्विटी हुआ करता था। शेयर कैपिटल में मान के चलूंगा आज भी एस लिमिटेड का जो शेयर कैपिटल है पहले भी वही था, कोई शेयर इश्यू नहीं हुआ है। देखिए 1 लाख प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अप टू साउंड थोड़ा प्रॉफिट और लॉस अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑलरेडी दे चुका है 18,000। तो मैं आराम से बोल सकता हूं प्री एक्विजिशन इक्विटी इज 1,18,000। ओके। तो शेयर ऑफ एच लिमिटेड कितना है 60% ऑफ 1,18,000। कितना होगा 1,18,000 का 16%, 1,18,000 into 60% into 60%, how much 70,800। Step 5, cost to control एस लिमिटेड। एस लिमिटेड कंट्रोल करने के लिए उसका नेट कॉस्ट कितना हुआ। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय एच लिमिटेड 1,90,000। यस लेस 1,90,000 इन्वेस्ट करके उसने कितना एसेट उस टाइम एक्वायर किया होगा। उस टाइम क्यों बोल रहा हूं, डेट ऑफ एक्विजिशन में। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,90,000, वो पैसा लगा के उसने कितना एक्वायर किया होगा, लेस प्रोपोर्शनेट इक्विटी इन एस लिमिटेड। कितना एक्वायर किया था 70,800। स्ट्रेट वे में
इतना ज्यादा पैसा क्यों दिया होगा? प्रोबेबली गुडविल 1,19,200. Step 6. Minority interest. मैं डायरेक्टली 1,18,000 का 14% कर सकता हूं, मेरे पास है। नहीं तो मैं क्या करूंगा, शेयर कैपिटल का 40% ऑफ नहीं कर सकते, सॉरी, आप इसका डायरेक्टली नहीं कर सकते बिकॉज माइनॉरिटी इंटरेस्ट कौन सा डेट में लिखना पड़ेगा? ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। मतलब उस कंसोलिडेशन के डेट में उसका क्या शेयर कैपिटल था, उसका 40%, और जो प्रॉफिट का बैलेंस है उसका 40%। तो शेयर कैपिटल 40% ऑफ हाउ मच? 40% ऑफ 1 लाख, 40,000। देन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट। कौन सा डेट का प्रॉफिट? एक्विजिशन डेट ना, ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन डेट में प्रॉफिट, तो कंसोलिडेशन डेट में प्रॉफिट कितना है? 40% ऑफ 30,000। देखिए उस डेट में प्रॉफिट तो बैलेंस शीट में मैंने दे दिया है 30,000, तो 30,000 का 40% 12,000, टोटल 52,000। डन। स्टेप 7, consolidated reserve, consolidated profit and loss। बिकॉज एच लिमिटेड का खुद का तो पीएल बैलेंस है ही, प्लस एच लिमिटेड में भी हो सकता है रेवेन्यू बैलेंस अप में, रेवेन्यू प्रॉफिट में उसका शेयर होगा। बिकॉज एक साल तो गुजर गया, एक्विजिशन था 1/4/2019 और डेट ऑफ कंसोलिडेशन है 31/3/2020। मतलब ये ड्यूरिंग द 12 मंथ जो प्रॉफिट किया उस प्रॉफिट में भी उसका शेयर होगा। तो उस प्रॉफिट तो उसका रेवेन्यू प्रॉफिट है, तो एच लिमिटेड का रेवेन्यू प्रॉफिट के साथ एस लिमिटेड का रेवेन्यू प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। कैपिटल प्रॉफिट जैसे एडजस्ट होता है इन्वेस्टमेंट के साथ, तो रेवेन्यू प्रॉफिट भी नेचुरली एच लिमिटेड का जो प्रॉफिट है उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो बैलेंस ऑफ एच लिमिटेड कितना? बैलेंस ऑफ एच लिमिटेड, बैलेंस ऑफ एच लिमिटेड है 70,000। ऐड शेयर ऑफ एस लिमिटेड रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट का शेयर कितना मैंने ऑलरेडी करके रखा था, 60% ऑफ। ये जो चार्ट बनाया था उसमें ही था कितना? 12,000। 18 शुरू में, एंड में 30, ड्यूरिंग द ईयर 12,000, 7,200। फिगर कम्स टू 77,200। बस जो जो मुझे लगेगा सब मेरे पास हो चुका है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो चुका है, कंसोलिडेटेड रिजर्व पीएल हो चुका है, गुडविल कैपिटल रिजर्व हो चुका है। अब कंसोलिडेशन, बस ये था उसका सपोर्टिव। अब मेरा जो मेन काम, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। Books of in H Limited। शेयरहोल्डर्स फंड, मैं फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहा हूं। शेयर कैपिटल, इक्विटी, शेयर कैपिटल किसका?
एच का ना इसका, सर इसका तो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, माइनॉरिटी में कुछ गया और बाकी जो पर्सन था वो शेयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट से सेटअप हो चुका है एच का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल बचा रहेगा कितना, सिर्फ एच का 2 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस कितना, प्रॉफिट एंड लॉस कंबाइंड फिगर 77,200। यहां पर तो कैपिटल रिजर्व नहीं है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट अलग तरीके से दिखाने के लिए बोला तो अलग तरीके से ही मैंने दिखाया है। 52,000। अच्छा, यहां पर करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है। करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स एज कितना, 60/20 80,000। 2 lakh plus 77,200 plus 52,000 plus 80,000, 4,09,200। non-current asset property plant equipment क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट 1 लाख एंड 1,20,000। फिक्स्ड एसेट्स है 1 लाख 1,20,000, उसको टेंजिबल फिक्स्ड एसेट मानता हूं 2,20,000 एंड इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट में सिर्फ गुडविल 1,19,200 already we have calculated. Step 5 investment नील फिगर था लेकिन सर एलिमिनेट हो चुका है 1,90,000। करंट एसेट्स करंट एसेट में एज 40 is 30 70। $4,09,200। तो बैलेंस शीट का फिगर यहां पर भी टोटल मैच कर गया। तो इस क्लास में आप लोगों को मैंने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट करने का तरीका दिखाया। इसके बाद जो आप देखेंगे पहला प्रॉब्लम जहां पर डेटा एक्विजिशन और कंसोलिडेशन सेम डेट में था। दूसरा प्रॉब्लम डेट ऑफ एक्विजिशन एंड कंसोलिडेशन दो अलग डेट है, इन बिटवीन 12 महीने का गैप है, तो नेचुरली रेवेन्यू प्रॉफिट आया, उसका क्या इंपैक्ट मैंने दिखाया आपको। नेक्स्ट क्लास से मैं आपको दिखाऊंगा किस आसान तरीके से हम पूरा चीज को कैलकुलेट करके देखेंगे, बिकॉज इतना ब्रेकअप तो छोटा प्रॉब्लम है इसलिए हम लोग कर सके, लेकिन प्रॉब्लम अगर बड़ा हो जाएगा तो कैसे उसको हैंडल करेंगे। कॉन्सेप्शन एक ही है, इसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आता जाएगा। तो उसके लिए कौन सा तरीका से करना होगा देखेंगे। नॉट इवन मैंने तो एक प्रॉब्लम दिया डेट ऑफ एक्विजिशन ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन और एक साल पहले, ऐसा भी तो हो सकता है एक्विजिशन इन बिटवीन द टू डेट, मतलब 1 अक्टूबर को हुआ, 1 दिसंबर को हुआ, 31 दिसंबर को हुआ, तो डिफरेंट ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। तो वो सब चीज के लिए कैसे हैंडल करेंगे, कैसे देखेंगे, वो सब हम लोग क्लास 3 में करेंगे। क्लास 1 हो गया, क्लास 2 हो गया, अब ग्रेजुअली हम लोगों का गाड़ी स्टार्ट हो चुका है। आप लोग आराम से इसको फॉलो करेंगे, आराम से देखेंगे,
कोई हड़बड़ी का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये हड़बड़ी करेंगे तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार लाइट ऑफ करके देख लीजिए। अगर पूरा लाइट बंद कर देते तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैंने ओपन करके रखता हूँ। आराम से कॉपी कीजिए। डन। चलिए आप वेट कीजिए क्लास 3 के लिए, उसके पहले ये पूरा क्लियर करके रखिएगा। देखिएगा 15 क्लास के बाद आप लोग का कैसे आराम से होल्डिंग कंपनी पूरा कंप्लीट आप सिखा सकेंगे किसी को होल्डिंग कंपनी। और ड्यूरिंग दैट पीरियड बुक का प्रॉब्लम एकदम मत देखिएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब मैं बोलूँगा तब आप देखेंगे, बिकॉज बुक का सोल्यूशन हम लोगों के साथ मैच नहीं करेगा। ठीक है, चलो।